हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। इसके पहले लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उसका एमसीक्यू का लेक्चर भी मैं जल्दी डालूंगा। आज जो नया चैप्टर हम चालू कर रहे हैं वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बेसिकली ये चैप्टर वेक्टर्स के ऊपर ही, वेक्टर एनालिसिस के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। पर मेनली हमको पहले देखना पड़ेगा कि स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है। तो आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम लोग स्केलर्स, वेक्टर्स और टाइप ऑफ वेक्टर्स वगैरह देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए, फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं उसके बेसिस पे यानी स्केलर्स और वेक्टर्स नाम रखा जाता है या उनको डिवाइड किया जाता है। अभी स्केलर्स कौन है, ये हमने बनाई है कि स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने पूछा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 30 डिग्री। बराबर है ना। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं जोड़ोगे? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 30 डिग्री ईस्ट, बोलोगे क्या? नहीं। पर मान लो मैंने बोला कि अच्छा आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा मेरा 30 किलो है, कोई बोलेगा 40 किलो है, कोई 50 किलो है। बरोबर है। कोई 5-10 कम बोलेगा अपने सही वजन से, मान लो 70 किलो है। बरोबर है। इसमें डायरेक्शन जोड़ोगे कि 70 किलो नॉर्थ है। हाँ, अगर मैं किसको जाके बोलूंगा डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है 100 डिग्री ईस्ट, डॉक्टर बोले पागल है, 100 डिग्री ईस्ट कौन सा बुखार होता है भाई? सही है कि नहीं? तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब करना हो तो बस आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोलोगे तो काम चल जाएगा, पर अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। डायरेक्शन भी जरूरी है। जैसे कोई बॉडी है, मैंने तुमको बोला ये बॉडी को फोर्स लगाया है मैंने 10 न्यूटन, तो ये बॉडी कहां मूव करेगा? अब लोग सर ऐसे कैसे बताएं, आप बताओ तो सही कि आपने फोर्स 10 न्यूटन ऐसा लगाया है, आपने 10 न्यूटन ऐसा लगाया, अगर ऐसा लगाओगे तो इधर मूव होगा, ऐसा लगाओगे तो इधर मूव होगा, नीचे से लगाओगे तो ऊपर मूव होगा, ऊपर से लगाओगे तो नीचे मूव होगा। यानी फोर्स अगर लग रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी जानना जरूरी है कि राइट की तरफ है कि लेफ्ट की तरफ है कि नीचे की है कि ऊपर की है कि कहां की है कि वहां की है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, तो फोर्स के लिए डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, उसके बाद दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये आप पूरा लेसन जो है काइनेमेटिक्स वो फिर से हम पढ़ेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई, इनिशियल पोजीशन कहां था, फाइनल पोजीशन कहां था, उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पोजीशन अगर यहां पर है, फाइनल पोजीशन मेरे लेफ्ट पे है, तो मैं बोलूंगा बॉडी हैज मूव्ड 3 मीटर टू द लेफ्ट। बरोबर है ना। मैं तुमको बोलूं कि क्या है, आप लोग एक चौक में खड़े हो और बोला मेरा घर तो 2 किलोमीटर है, यहां से 2 किलोमीटर है बस, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? सर 2 किलोमीटर कहां? 2 किलोमीटर में लेफ्ट की तरफ बढ़ूं, राइट की तरफ बढ़ूं, आगे बढ़ूं, पीछे बढ़ूं, कहां बढ़ूं? डायरेक्शन तो बताओ, कहां मूव करना है? पूछोगे? नहीं पूछोगे। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन पकड़ना है भाई साहब, कौन सा डायरेक्शन पकड़ना है। तो वो क्या होता है, डायरेक्शन पता होना जरूरी है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होता है। बरोबर है। अगर मैं बोलूं कि क्या है, एक हवा की स्पीड 20 मीटर, कई बार आपने पढ़ा होगा गूगल पे कि क्या है, आज विंड स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट है। तो जैसे ही ये डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ईस्ट,
यानी वो वेलोसिटी हो गया। पर मैं बोलूं कि कई बार क्या होता है, सिर्फ स्पीड जानी जाती है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। जैसे मैं बोल गाड़ी लेने जाऊं, तो गाड़ी लेने जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, अरे इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, बरोबर है ना। उसमें डायरेक्शन यानी कौन से भी डायरेक्शन में जाओगे, पर जब हम बात करते हैं चीजों के बारे में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी को हम वेक्टर में डिफाइन करेंगे कि स्केलर में डिफाइन करेंगे। मैं बोलूंगा ये गाड़ी की स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर है टॉप स्पीड, तो यहां डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो वो तब जो मैं बात कर रहा हूं वो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी विषय में आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है आपका। स्केलर और वेक्टर पे डायरेक्टली एमसीक्यू बहुत रेयरली आता है, पर क्या होता है जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर है, तो एक चैप्टर तो पढ़ा है यहां से सेकेंड चैप्टर से, बाकी 28 जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें स्केलर्स और वेक्टर्स का आपको यूज आएगा ही। हर एक जब भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की वो स्केलर है कि वेक्टर है, 100% उसको देखना होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। पहले ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे के पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, स्केलर्स जो होते हैं, these physical quantities are always positive। वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव। देखिए कैन बी नेगेटिव। अभी दूसरा पॉइंट समझिए कि स्केलर्स जो है, जैसे मास बोलो, मैं बोलूंगा कि अरे इसका वेट है -5 किलो, हाँ तो बोलेंगे -5, पागल हो गया, -5 किलो क्या होता है, -5 किलो तो किसका नहीं होता है वेट। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव। दे कैन बी नेगेटिव यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पर डायरेक्शन जो है इसमें मान लो मैंने राइट को पॉजिटिव माना है, ये मैं सब सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कि राइट की तरफ जो भी क्वांटिटीज लगेंगी वो पॉजिटिव होंगी। थोड़ा सा ये आपने लास्ट ईयर लाइट में पढ़ा है ऑप्टिक्स में कि रेज विच आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट आर पॉजिटिव, द रेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट आर नेगेटिव। स्पेरिकल मिरर्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, इजंट इट। तो राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मान लो कि अगर कोई बंदा राइट की तरफ मूव किया है तो मैं बोलूंगा ही हैज मूव +3 मीटर, यानी समझने वाला क्या समझेगा कि राइट, उधर नोटेशन लिखना पड़ता है ऊपर कि डिस्टेंसेस टू द राइट आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो +3 लिखूंगा, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि पॉजिटिव है। अगर मैं लिखूंगा कि ही हैज मूव्ड -2 मीटर, यानी समझने वाला क्या समझेगा कि लेफ्ट की तरफ 2 मीटर गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि दे कैन बी नेगेटिव। दे फॉलो सिंपल रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन है, दे फॉलो सिंपल रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंपल वाले रूल्स ये फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दे हैव डिफरेंट रूल्स, हाँ दे हैव डिफरेंट रूल्स। डिफरेंट रूल्स फॉर एनालिसिस, वो सभी रूल्स अभी आप इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 3 न्यूटन यहां से फोर्स लगा है, 2 न्यूटन फोर्स नीचे लगा है, नीचे से ऊपर, तो इन दोनों को 3 और 2 5 नहीं बोल सकते हम लोग। पर मैं बोलूं जैसे मास है, मैंने बोला मैंने पहले 3 किलो चावल खरीदे, फिर 2 किलो उसमें से डोनेट किए, कितने किलो चावल बचे, आप बोलोगे 1 किलो।
मैं बोलूं 3 न्यूटन यहां पर फोर्स लगा है, 2 न्यूटन ऊपर से लगा है, नेट फोर्स कितना है बॉडी पे? आप लोग सर ऐसे कैसे 3 न्यूटन राइट पे लगा रहे हो, 2 न्यूटन ऊपर लगा रहे हो? तो इसके लिए, इसके एनालिसिस के लिए एक डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सभी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। स्केलर्स वो क्वांटिटी होती है जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं और उसका यूनिट देते हैं। डेफिनेटली यूनिट तो देना ही पड़ता है, यूनिट के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यूनिट भी तो देना है। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड में दोनों आ गए, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में हमको यानी मैग्नीट्यूड के साथ हमको ये भी देना होता है क्या, डायरेक्शन, तो ही उसका कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। नहीं तो कंप्लीट सेंस नहीं बोल सकते कि मान लो मैंने बोला किसको कि मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी कहां मूव करेगा? बोलेगा सर राइट। मैंने बोला मैं राइट में लगा ही नहीं, मैंने फोर्स लेफ्ट में लगाया था। बोलो बात समझ में आ रही है? तो उसका कुछ कंप्लीट सेंस ही नहीं होता है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन देना ही पड़ता है, नहीं तो फिजिक्स में उसका कोई भी सेंस नहीं होता। तो ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इतना लिख लीजिए। अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर काफी सिंपल चीज है। क्या बोलना चाहता हूं, देखिए इस पूरा जो अर्थ है, ये पूरा ब्रह्मांड है। मैं आपको बोलूं कि मेरा घर 2 किलोमीटर है, आप क्या बोलोगे? 2 किलोमीटर भाई, कहां से है तेरा घर 2 किलोमीटर? बरोबर है ना? 2 किलोमीटर कहां से है? रेलवे स्टेशन से है, बस स्टैंड से है। तो इस पूरे वर्ल्ड में ना रेफरेंस पॉइंट, जीरो और पॉइंट किसी को तो लेना पड़ता है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये है जी, ये जो चीज मैं सिखा रहा हूं अभी, ये आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक वक्त में समझने जैसी चीज नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर धीरे धीरे करके आप समझोगे कि सर उस दिन रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं क्या बोल रहा था। जैसे मान लो पॉइंट ए है, यहां पर ये ए का घर है, ठीक है, ये ए का क्या है, स्कूल है, और ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो अभी ए का पोजीशन मैं कहां से डिक्लेयर करूंगा? यहां से, इस ओरिजिन से। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं वो बात समझिए कि कभी भी सबसे पहले मान लो मैं ए के घर से स्कूल से गया, तो मैं ए से लेकर स्कूल तक गया, तो जहां से स्टार्ट होता है जहां पर एंड होता है उसको एरो देते हैं। तो यही है मेरा वेक्टर एस। इसको रिप्रेजेंट करना है, बस वो इतना है। मैं बताऊंगा कि रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, खत्म हो गई बात। असलियत में ये टॉपिक अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इतना ही है कि इफ क्वांटिटी और इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी, if A is the initial point, start from A, move towards S with an arrow towards the ending point। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पर असलियत में A यूनिवर्स में कहा तो पॉइंट है, उसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन, A का तो डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। A कहां है और S कहां है अर्थ पे, उसका डिस्क्रिप्शन लेना है तो किसी चीज को ओरिजिन मानना पड़ेगा। जैसे हर एक सिटी में रेलवे स्टेशन वो ओरिजिन माना जाता है। आप अगर बॉम्बे वगैरह पूना में जाओगे और आप पूछोगे आपके फ्रेंड से, अरे तू कहां रहता है, वो बोलेगा मैं दादर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर रहता हूं। क्योंकि रेलवे स्टेशन मीन्स स्पेसिफिकली दे टेक रेलवे स्टेशन एज ओरिजिन, उसको ओरिजिन माना जाता है। तो कभी भी इसके दुनिया में, वेक्टर्स की दुनिया में किसी एक पॉइंट को ओरिजिन माना जाएगा। अभी
ये जो ए पॉइंट है कहां पर है, ओ के हिसाब से। ओ ए क्या होगा, ए पॉइंट अगर चाहिए तो उसका पोजीशन वेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है, ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर। और ओ स्कूल कहां है, इससे स्टेशन से ये, तो ये क्या है, ओ एस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। या धीरे धीरे जैसे जैसे सम करेंगे वो आपको समझ में आएगा। ओ एस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। तो सोचो कि असलियत में एक बंदा क्या कर सकता है, स्टेशन से ए के घर जाता है और फिर स्कूल जाता है, पर फिर गया कहां से कहां तक है, पहले ओ से लेकर ए तक गया है, फिर ए से लेकर एस तक गया है। पर अगर मुझे उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब एस जो है ओ से, क्योंकि ओ एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। किसका फ्रेंड ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है। यहां पर मान लो कहीं बी है, वो बी के घर जाएगा फिर इस एस के घर जाएगा, बराबर है ना। ये तो रास्ता है जो किसी ने चुना है स्कूल जाने तक। पर अगर वो स्कूल में है तो स्कूल में उसका पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये ओरिजिन पॉइंट से डिफाइन करेंगे। तो ये ओएस क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये पोजीशन वेक्टर के बारे में भी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि कैसे उसको डिक्लेयर करना होता है, क्या क्या उसमें चीजें समझनी होती है। तो सिंपल चीज ये स्टार्ट हुआ चैप्टर, इसलिए मैंने समझाया है। तो वेक्टर ए एस ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए और एस, और ये जो ऊपर टोपी है ऐसे लाइन मारते हैं कुछ लोग, ए एस वेक्टर ऐसे बोलते हैं। पहले इनिशियल पॉइंट लिखते हैं, फिर फाइनल पॉइंट, और ऊपर एरो मारते हैं। So if we are starting from A, if we are starting from A and moving towards S, वो फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। It is represented by ए जो कि इनिशियल पॉइंट है, और एस ऊपर ऐसे ग्राफ आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। अगर कोई भी इसके बाद अगर मैं कभी भी फोर्स लिखूंगा तो फोर्स ऐसे लिखा जाएगा, एफ बार। इसका मतलब क्या है, फोर्स मैंने लिखा, फोर्स है 10 न्यूटन, तो 10 ऊपर लाइन का मतलब क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर लाइन का मतलब क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। वही मैं बता रहा कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि इनिशियल पॉइंट लिखो, फाइनल पॉइंट लिखो, ऊपर टोपी दो। ये धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद सबसे यानी इजी जो है, ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में और एक लाइन में आपको बात बताना भूल गया। वो बात क्या है कि जो लेंथ ऑफ ए बी होती है, ए से बी तक मूव किया है ना हमने, या ए से लेकर एस तक मूव किया है, तो लेंथ ऑफ एस होता है मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर को अगर मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से एस तक, तो ए एस वेक्टर उसका डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है। अगर इसकी लेंथ 3 मीटर है ए से एस तक, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैग्नीट्यूड को हमेशा इन 2 मॉड्स में लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा,
इसका 3 मीटर होगा। ए से लेकर एस तक ये डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड भी तो ए से एस तक, खाली ये तो एरो जो है ये तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है ना, पर कितना चला है, ये 3 किलोमीटर हो सकता है, 4 किलोमीटर, 5 मीटर, जो भी है वो उसका लेंथ क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, और मैं आप छोटे से एग्जाम्पल को यहां पर खत्म करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कंप्लीट मीनिंग वेक्टर्स की। वो क्या है देखिए, जैसे मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर, मान लो स्टेशन है, मान लो ये ओ स्टेशन है, ठीक है, ये ओ स्टेशन सोलापुर स्टेशन था। मैं जो हूं, ठीक है, वो 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ गया और 4 किलोमीटर ईस्ट गया। मेरी एग्जैक्ट पोजीशन अभी बताओ, ठीक है। तो मैं 3 किलोमीटर नॉर्थ गया हूं, तो ये नॉर्थ ऐसा होगा, ये 3 किलोमीटर, बराबर है, नॉर्थ ऊपर रहता है ना, और 4 किलोमीटर नॉर्थ सामने होता है। 4 किलोमीटर ईस्ट गया हूं, तो 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, और यहां पर पहुंचा हूं बी पॉइंट पे। तो मेरी ओ से एग्जैक्ट डिस्टेंस, ओ से एग्जैक्ट पोजीशन एज पर इनिशियल पॉइंट, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? तो एग्जैक्ट पोजीशन अगर बतानी होगी तो मैं ये जोड़ूंगा, ठीक है, ये मैं जोड़ूंगा। अगर ये जोड़ा मैंने, तो ओ से कितने डिस्टेंस, क्या वो 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे, 3 और 4 7 डिस्टेंस पे होगा? नहीं। ओ भी देखो ये क्या बनेगा, यहां राइट एंगल बनेगा, तो ओ भी क्या होगा, ओ बी का अगर मैग्नीट्यूड देखो मैं, ओ बी का मैग्नीट्यूड तो जो है वो होगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, पाइथागोरस थ्योरम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी रूट 25 यानी 5 किलोमीटर। यानी ओ से भाई साहब ये 5 किलोमीटर पे है, ये तो बात सही है, पर 5 किलोमीटर सोचो, अगर मैं ओ पॉइंट पे लिखा हूं तो 5 किलोमीटर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, पता नहीं किधर किधर हो सकता है। अरे समझ रहे नहीं समझ रहा? तो 5 किलोमीटर कहां भाई साहब? पर 5 किलोमीटर भी कहां, 5 किलोमीटर का भी तो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं भी तो हो सकता है। तो 5 किलोमीटर के लिए मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच का मतलब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट में भी कहीं तो होगा, तो उसके लिए ये एंगल भी डिफाइन करना होता है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा वो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, पर अभी तो फिलहाल हमको ऐसे समझना है कि ये बी पॉइंट जो है वो कितना दूर है, वो 5 किलोमीटर तो है। कहां पर है? डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी इतने डायरेक्शंस होंगे, इसलिए ये एंगल भी देना जरूरी होता है। और ये सभी हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, स्केलर वेक्टर के बारे में। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसमें पहला है नल वेक्टर। जैसे नाम से ही पता चलता है, वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है उसको बोलते हैं जीरो या नल वेक्टर, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट भी, उसका भी वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है, टोपी पहनी जाती है। भाई है वेक्टर, मैंने बोला ये बॉडी है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई फोर्स नहीं लगा है, तो मैं लिखूंगा एफ
इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं डायरेक्शन कुछ भी दूं ना, उस पर क्या फायदा है, वैल्यू ही 0 है। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मैं क्या लिखूंगा, मेन डेफिनेशन लिखता हूं, बाकी आप टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह से बनाने हैं आपको नोट्स वगैरह तो बना सकते हैं। वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो। मान लो एक वेक्टर है ऐसा, वेक्टर को एक स्मॉल लेटर से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ऐसा छोटा बी वेक्टर, तो दोनों का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो इनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद तीसरा है यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चलता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। इट डिनोट्स ओनली डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन, ठीक है। फिलहाल मैं यूनिट वेक्टर पे पूरी कहानी चलती है असलियत में, ठीक है। यूनिट वेक्टर पे पूरी कहानी चलती है असलियत में। फिलहाल मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा हूं। यूनिट वेक्टर का एक अलग से सेगमेंट में पूरा पढ़ाऊंगा आपको, आई जे के किसको क्यों बोलते हैं। फिलहाल हम जस्ट नामकरण, आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। एक कोई भी वेक्टर होता है, मैंने उसको बोला है आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। बोलो बात समझ में है। तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो बचा क्या खाली, डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या करेगा, डायरेक्शन दिखाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। इतना स्क्रीन पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट जो है वो चीज है इक्वल वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे, अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनको इक्वल कब बोलेंगे, when they have direction same and magnitude also same। मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर्स क्या आंसर हैं, अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड या दोनों बोथ डिफरेंट, डायरेक्शन अलग हो, मैग्नीट्यूड अलग हो, या दोनों अलग हो, तो उसको अनइक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये चैप्टर जो है आज मैंने आपके सामने शुरू किया हुआ है, और धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।